नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर 7 पे। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम, जो पहले से शुरू हो चुका है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम पीयूष ग्रंथि के बारे में। कौन कौन से हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, क्यों इसको मास्ट ग्रंथि बोलते हैं, कितने टाइप्स के हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं 5 मिनट वेरी फास्ट। तो ग्रंथि किसको बोलते हैं दोस्तों, कि किसी विशेष स्थान पर कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है और उससे उसी को बोलते हैं हम ग्रंथि। और इनसे क्या है ना, इनकी विशेषता ये है, जो भी ग्रंथियां हैं उनमें से रस का सिक्रेशन होता है। इस आधार पर, रस के सिक्रेशन के आधार पर हमें इसे 3 भागों में बांटा था दोस्तों। बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथियां किसको बोलते हैं, कि इन नलिकाओं के पास में से जो रस स्रावित होता है उसको एंजाइम बोलते हैं दोस्तों। और इनके पास में डक्ट या नलिका होती है दोस्तों, इसलिए इसको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, एक बार वापस रिपीट कर देंगे अभी। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर होती है दोस्तों, इसमें से निकलने वाले जो रस होता है उसको हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। और इनके पास में नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इनको नलिका विहीन हार्मोन ग्रंथियां भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये अपना फिर परिवहन कैसे करती है, कि रक्त के माध्यम से अपने इसका परिवहन करती है दोस्तों। पढ़ते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, कि इससे क्या होता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन होता है, जैसे कि अग्नाशय। तो हार्मोन का स्रावण होगा तो इसके पास में नलिका नहीं होगी, एंजाइम का श्रावण करेगी तो दोस्तों इसके पास नलिका होती है दोस्तों। ठीक है, बताया था मैंने चित्र में आपको। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के श्वेत ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां और लार ग्रंथियां। ठीक है दोस्तों, रिपीट मारती रहिए, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें थी दोस्तों पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स और पीनियल ग्लैंड्स। इनके बारे में दोस्तों इनकी लोकेशन भी मैंने बताई थी, लोकेशन वैसे और देख लेंगे। मिक्स ग्लैंड में होगी दोस्तों अग्नाशय, इसमें से हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रेशन होता है। अब समानता पढ़ी थी हमने, एंजाइम और हार्मोनों में क्या समानता होती है, तो दोनों रासायनिक पदार्थ है, दोनों भोजन के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं, इनका निर्माण शरीर के भीतर ही होता है, दोनों घुलनशील है, दोनों ही उपापचय क्रियाओं का निर्धारण करते हैं दोस्तों। जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक पदार्थ है दोनों ही, इनकी शरीर में बहुत अल्प मात्रा में जरूरत होती है दोस्तों, ये एकत्रित नहीं होते हैं और समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। असमानताएं क्या क्या थी दोस्तों, तो एंजाइम का निर्माण शरीर की सभी कोशिकाओं द्वारा होता है दोस्तों, और हार्मोनों का निर्माण कुछ विशेष कोशिकाओं द्वारा ही होता है दोस्तों। एंजाइम का उपयोग बार बार किया जा सकता है दोस्तों, जबकि हार्मोन एक बार अपना कार्य करके खत्म हो जाते हैं, मतलब एक ही बार उपयोग में लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंजाइम का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रोटीन काम में आता है दोस्तों। इसका मतलब है कि सभी एंजाइम जितने भी हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। इसका मतलब सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन भाग लेता है। तो जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, इसका मतलब सारे एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसका अपवाद, जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है इसका अपवाद, कि ये प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, तो राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है दोस्तों जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, इसमें अन्य पदार्थ भी भाग लेते हैं इसके निर्माण में। ठीक है दोस्तों, हार्मोनों के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ में अन्य जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये भाग लेते हैं इसके निर्माण में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इनके अलावा केवल प्रोटीन से बने होते हैं इंसुलिन और थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना रिवीजन। पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, आज पीयूष ग्रंथि को पढ़ते हैं। बहुत लंबी है छोटी सी, मस्तिष्क में होती है दोस्तों। कहाँ पे है, लोकेशन बताई थी मैंने आपको। तो पहले पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पीयूष ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे आएगा दोस्तों, इसी में बताऊंगा आगे। एक बार इनकी लोकेशंस देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि बना रखा नोट में अलग से डाला हुआ है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है, सबसे ऊपर होती है दोस्तों। लेकिन थाइमस ग्लैंड्स ये वक्ष गुहा में होती है, छाती में होती है आपके। थायराइड ग्लैंड्स ये गले में होती है, पैराथायराइड ग्लैंड्स भी गले में होती है। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वापस आते हैं पीयूष ग्रंथि की तरफ। पीयूष ग्रंथि ये मानव मस्तिष्क के अग्रभाग, फोरब्रेन का ही पार्ट है दोस्तों। डाइसेफिलोन का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस। डाइसेफिलोन के 2 पार्ट थे दोस्तों, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
तो उसमें हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है आपकी। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। बहुत छोटी है दोस्तों, मटर के दाने के समान है। और इसके दो लूप है दोस्तों, ये ऐसे बनी होती है दोस्तों, अग्रभाग और पश्च भाग ऐसे बनी होती है। दो लूप होते हैं इसके, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ऐसे बनी होती है दोस्तों। ये अग्रभाग हो गया, ये पश्च भाग हो गया। तो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, अग्रभाग और पश्च भाग। ठीक है दोस्तों, इनका विभाजन क्यों किया गया है ऐसे? क्योंकि इनसे दोनों से जो हार्मोन निकलते हैं वो अलग अलग तरह के हैं दोस्तों। अभी पढ़ेंगे आगे कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन ये करती है ग्रंथि। तो अलग अलग टाइप के हार्मोन निकलते हैं, इसलिए इसको अग्रभाग और पश्च भाग में बांटा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में ये बड़े आकार की होती है दोस्तों। पढ़ेंगे क्यों बड़े आकार की होती है? क्योंकि ये क्या करती है ना दोस्तों, ये बड़े आकार की इसलिए होती है क्योंकि इससे जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है वो बच्चे के जन्म में भी भाग लेते हैं दोस्तों। इसलिए महिलाओं में ये क्या है ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़े आकार की होती है। बच्चों के जन्म लेता है तो ये ग्रंथि कुछ बड़ी होती है, और इसलिए ये महिलाओं में बड़ी पाई जाती है दोस्तों। क्योंकि ज्यादा हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है जब बच्चे का जन्म होता है, और दुग्ध वगैरह ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए, उनके विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे वो भी। तो ये महिलाओं में बड़ी पाई जाती है, बस आकार में ये चीज ध्यान रखना कि महिलाओं में बड़े आकार की होती है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं दोस्तों? इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं ना दोस्तों, वो जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो आगे जाके अपने अन्य जो ग्लैंड्स होती है उनको एक्टिवेट करते हैं दोस्तों, और उनसे हार्मोन का सीक्रेशन करवाने में मदद करते हैं। अगर सोच लो, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो अगर उस ग्रंथि को एक्टिवेट नहीं कर पाए तो मनुष्य को बहुत सारे तरह के रोग हो जाते हैं, जिनके लिए यह अप्रत्यक्ष रूप से यही जिम्मेदार है। इसलिए यह मास्टर ग्लैंड्स है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि ही बोलते हैं इसको। क्योंकि इससे नहीं निकलेगा या अधिक मात्रा में निकलेगा तो ज्यादा एक्टिवेट होके वो भी जो ग्रंथि है वो भी ज्यादा हार्मोन्स का स्रावण करने लगेगी, तो उससे भी रोग हो जाएंगे। और कम करेगी तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, तो वैसे में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो इसलिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके ऊपर दूसरे जो ग्रंथियां हैं या दूसरे जो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं उनके ऊपर आपको उनको एक्टिवेट करने में मदद करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। कुल मिला के बात यह है कि ग्रंथियों से हार्मोन तभी निकलेगा जब मास्टर ग्रंथि कहेगी दोस्तों। जब ये कहेगी तभी उन ग्रंथियों से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे बड़ी भी बताई थी मैंने कौन सी है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों। इसके दो पार्ट होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग से अलग टाइप के हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, पश्च भाग से अलग टाइप के हार्मोनों का सीक्रेशन होता है दोस्तों। पढ़ते हैं अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। तो STH, इनका फुल फॉर्म दोस्तों रिपीट करती रहिए, अपने आप ऑटो में याद हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है, बहुत बार रिपीट किया दोस्तों, ऑटो में याद हो गया। STH, इनको शॉर्ट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनको खूब बार ऐसा ही एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखा हुआ है। और वैसे नॉर्मली आपका सीधा नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, जैसे STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक और रिपीट कीजिए, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH। एस से हो गया सोमेटो, T से ट्रोपिक और S से हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या काम आएगा आगे दोस्तों, इनके बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे। अभी इनसे कौन कौन से हार्मोनों का सीक्रेशन हो रहा है वो चीज पढ़ रहे हैं, एक साथ के कितने हार्मोन्स निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो STH निकलता है जिसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सेकंड। थर्ड है हो गया आपका ACTH, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। रिपीट कीजिए दोस्तों, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। GTH ये हो गया
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इससे दोस्तों दो और टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं, वो आगे बताता हूं मैं आपको। जैसे ये चारों हो गए, एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच और जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसमें से एक एलएच करके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं जिसको, एक हो गया आपका एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोस्तों कुछ भी कठिन नहीं है ज्यादा, बस 3-4 बार रिपीट कीजिए, वीडियो 2-4 बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भले एक साथ आपके साथ में ये दिख ही रहा आपको, स्क्रीनशॉट लेके इनको याद करने की ट्राई कीजिए दोस्तों। और घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 2-4 बार रिपीट कीजिए, इजीली याद हो जाएंगे ये सारे। एमएसएच, इसको मिलेनोसाइट हार्मोन, ठीक है दोस्तों। एमएसएच मिलेनोसाइट हार्मोन, ठीक है दोस्तों। और प्रोलेक्टिन हार्मोन, ये सारा पढ़ेंगे। प्रोलेक्टिन हार्मोन, ठीक है दोस्तों। एक बार वापस रिपीट कीजिए मेरे साथ। एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये 6 टाइप के हार्मोन्स है दोस्तों, जो आपके जो पीयूष ग्रंथि है उसके अग्रभाग से स्रावित होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। जो पश्च भाग से या पश्च पिंड से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन पढ़ेंगे दोस्तों। काम क्या है इनके, सारा कुछ पढ़ेंगे अभी आगे, इनको सारा विस्तार से एक्सप्लेन कर रखा है। अभी इनका एक साथ पढ़ने का मकसद ये है कि आपको एक साथ ध्यान में रहे कि इतने हार्मोन निकलते हैं, लगभग 8 हार्मोन ही है। आगे है ऑक्सीटोसिन, इसको दोस्तों जो एडीएच है उसको वेसोप्रीन भी बोलते हैं, वेसोप्रोसिन दोस्तों। एडीएच मेरे को इंग्लिश में याद है सारे नाम, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इसके। वेसोप्रोसिन एडीएच, ठीक है दोस्तों। तो अग्रभाग से पश्च भाग से जो जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। अब पढ़ते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं, कैसे ये काम करते हैं सारे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले चालू करते हैं एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन दोस्तों, इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या करता है ये कि मानव शरीर के जो भी अंग है उनके विकास में सहायक है। ये जो भी अंग है उनके विकास और वृद्धि में सहायक है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, कोमल व दृढ़ ऊतकों के विकास में सहायक है। जितने भी ऊतक है, ऊतक किनको बोलते हैं दोस्तों, टिश्यूज, जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जब कोशिका आपस में मिलती है तो ऊतक बनाती है दोस्तों, ऊतक आपस में मिलते हैं तब आपका अंग बनता है, ठीक है दोस्तों। तो कोमल व दृढ़ ऊतकों को बनाती है, और मानव के जो कोमल व कठोर अस्थियां हैं उनके विकास में, मतलब कुल मिला के विकास में सहायक है दोस्तों। एसटीएच हार्मोन है वो विकास में सहायक है दोस्तों। अगर इनकी कमी हो जाए, इनकी अधिकता हो जाए, तो हम यहाँ पे दोस्तों जो डिजीज है, जो रोग है, उनको भी साथ में कवर कर रहे हैं। तो एक बार देखते रहिए इनको कि बच्चों में इसकी कमी हो रही है तो क्या होता है कि अगर दोस्तों इसकी बच्चों में कमी हो जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। और इसको ड्वार्फिज्म रोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको ड्वार्फिज्म रोग बोलते हैं। बच्चों में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चों की लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती है, और ये रोग बोनापन है, ड्वार्फिज्म जिसको बोलते हैं। ऐसे बोनों को हम मिडिट्स बोलते हैं दोस्तों, मिडिट्स में ऐसे बोने व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बोने होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना दोस्तों, उसका माइंड ग्रो करता रहेगा, लेकिन उसकी हाइट्स नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो ये वाला रोग है जो आपका ड्वार्फिज्म है रोग का नाम। और ऐसे बोनों को, जो बोने हैं, इनको एक कैटेगरी है कि मिडियट्स करके बोलते हैं ऐसे बोनों को, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी कमी वयस्क में हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो ऐसे में दोस्तों साइमन नामक रोग हो जाएगा। एंड्रू साइमन नाम सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर है, हो सकता है उसी का नाम इसी पे डाला हो, साइमंड्स। तो साइमंड्स नामक रोग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, व्यक्ति अत्यधिक पतला हो जाता है दोस्तों, उसकी कोशिकाओं का क्षय होने लगता है,
और व्यक्ति समय से पहले ही बुढ़ा दिखने लग जाता है दोस्तों। तो ये है आपका, जब इसकी कमी वयस्कों में हो जाए, बच्चों में हो जाए तो आपको ड्वार्फिज्म नामक रोग हो जाता है। और इसको मिडेट्स, जैसे इन दोनों की कैटेगरी है, मिडेट्स बोलते हैं। इसमें क्या ना दोस्तों, साइमंड्स बोलते हैं इसमें जो रोग होता है। अधिकता, वो थी कमी की बात। अब अधिकता, अगर बच्चों में इसकी अधिकता हो जाए तो गिग्नेटिज्म नामक रोग हो जाता है दोस्तों। मतलब एक तरह से भीमकाय दिखने लग पड़ता है बच्चा जैसे बड़ा होने लगता है। और अगर इसका हार्मोन्स का स्रावण ज्यादा हो, इसकी अधिकता हो, तो बच्चा एक तरह से भीम के टाइप में दिखने लगता है, महाकायता हो जाती है, रोग बोलते हैं जिसको। गिग्नेटिज्म नामक रोग है, उसकी लंबाई अत्यधिक बढ़ जाएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसको गिग्नेटिज्म नामक रोग बोलते हैं या महाकायता नामक रोग बोलते हैं दोस्तों। इसकी अधिकता अगर वयस्कों में हो जाए तो एक्रोमेगेली नामक रोग हो जाता है दोस्तों। जिसमें क्या है ना, जो आपकी चिन्ह है वो दोस्तों, जो जबड़ा है, खास करके जबड़ा चिन्ह, वो गोरिल्ला के टाइप में दिखने लग पड़ता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। जो आपकी चिन्ह है, जिसको ठुड्डी भी करके बोलते हैं उसको, या जो जबड़ा है वो आपका बहुत बड़ा गोरिल्ला के टाइप में दिखने लग पड़ता है। तो ये था दोस्तों STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। अब पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ये भी अगर पिंड से ही स्रावित होता है दोस्तों। ये क्या करता है ना, इस हार्मोन को जो थायराइड ग्रंथि है उसको प्रेरित करता है। आया दोस्तों यहाँ पे मास्टर ग्रंथि वाला काम। ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, जिससे कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन कौन करेगी, थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लीजिए दोस्तों, अगर इसके STH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो अगर स्रावित ना हो पीयूष ग्रंथि से, तो फर्क पड़ेगा ना। थायराइड ग्रंथि अपना कार्य क्या करती है, उसमें इससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं दोस्तों। थायराइड ग्रंथि जब हम अलग से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसकी कमी से कितने सारे रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ रहे हैं आगे। थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है जिससे कि थायरोक्सिन का सिक्रेशन हो। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कोई रोग नहीं होता दोस्तों। इसके स्रावण से इसके सिक्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर इसके सिक्रेशन से, क्योंकि अधिकता या कम से क्या होगा, थायराइड ग्रंथि का एक्टिवेशन पे फर्क पड़ेगा, थायरोक्सिन का सिक्रेशन में फर्क पड़ेगा, जिससे कि मानव को बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली हाथ इसी का है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि का ही, STH का ही हाथ है थायराइड ग्रंथि के एक्टिवेशन में और उससे होने वाले रोगों में। लेकिन डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्टली है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों। कुल मिला के थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये मानव की किडनी पे जो एड्रिनलिन ग्रंथि होती है दोस्तों, लोकेशन बताई थी मैंने, उसमें 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। पढ़ाएंगे हम आगे जब हम कोशिका वगैरह पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है इसी में एड्रिनलिन ग्रंथि, हाँ दोस्तों इसी में आ जाएगा एड्रिनलिन ग्रंथि, तो उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। एड्रिनलिन ग्रंथि उसके 2 पार्ट होते हैं, एक को कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरे को मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले भाग से हार्मोनों का स्रावण में मदद करती है दोस्तों। क्या करती है, ACTH, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के एड्रिनलिन ग्रंथि है, उसका जो पार्ट है कॉर्टेक्स, उससे हार्मोनों के श्रावण में मदद करती है दोस्तों। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है वैसे। एड्रिनलिन ग्रंथि के 2 भाग है दोस्तों, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है दोस्तों, तो एड्रिनलिन ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, उसके कॉर्टेक्स भाग से इसके सिक्रेशन को, हार्मोन के सिक्रेशन का एक्टिवेट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है दोस्तों, तो ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लंबा है नाम, लेकिन याद हो जाएगा दोस्तों। ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, 2-3 बार रिपीट मारोगे दोस्तों, याद हो जाएगा। ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसको GCTH भी बोलते हैं दोस्तों, GCTH, ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो इसको श्रावण में, इसके जो स्रावित होने में मदद करता है ACTH। ठीक है दोस्तों, इनके प्रभाव देखेंगे दोस्तों। जब हम एड्रिनलिन ग्रंथि पढ़ेंगे वहां पे आपको इजीली समझ में आएगा क्यों, क्या कार्य है इनके। अभी ये चीज ध्यान रखिए कि ये कहाँ कार्य कर रही है, किस चीज को एक्टिवेट करवा रही है।
बहुत मजा आएगा दोस्तों इनको जब आप ये पूरा सारा कुछ पढ़ोगे, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में आपको। GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या है ना दोस्तों, ये भी अग्रभाग से स्रावित होता है और इसको जनन प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों, जनन प्रेरक हार्मोन भी बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं में ये लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी है। कौन सा दोस्तों, जो GTH है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, वो महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके दो टाइप है दोस्तों, FSH जिसको हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला था। पढ़ते हैं पहले दोस्तों, जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका क्या कार्य है दोस्तों। तो पुरुषों में ये हार्मोन क्या करता है दोस्तों, जो शुक्र जनन की क्रिया है उसमें भाग लेता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया में भाग लेता है, शुक्र जनन की क्रिया में भाग लेता है दोस्तों। मतलब कुल मिला के ये क्या करता है दोस्तों, स्पर्म के निर्माण में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके स्पर्म के निर्माण में सहायता करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब शुक्र जनन की क्रिया में स्पर्मेटोजेनेसिस नामक क्रिया है, उसमें भाग लेता है, मतलब स्पर्म निर्माण में सहायता करता है। इसको पुटिका प्रेरक हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। और मादाओं में ये कार्य क्या करता है दोस्तों, कि ये अंडाशय के विकास में, पढ़ेंगे हम फॉलिकल ट्यूब क्या होती है दोस्तों, अंडाशय क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में आनी है, सारी बताऊंगा आपको आगे। तो मादा में पुटिका प्रेरक हार्मोन, मतलब ये FSH आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या कार्य करता है कि अंडाशय के विकास करता है। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन के स्रावण में मदद करता है, जैसे कि वो स्पर्म निर्माण में मदद कर रहा था, यहाँ पे मादाओं में क्या करता है, एस्ट्रोजन के स्रावण में मदद करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन के स्रावण में मदद करता है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, महिलाओं के लैंगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसका डायरेक्ट कार्य किसका हो गया, ये इनडायरेक्ट एस्ट्रोजन बनाएगा दोस्तों। महिलाओं के लैंगिक विकास के लिए एस्ट्रोजन है, लेकिन उसके श्रावण के लिए भी कौन जिम्मेदार है, तो FSH आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और उसका श्रावण कहां से हो रहा है दोस्तों, तो अग्रभाग से। कहां, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, तो हुआ ना कंट्रोल उसका पीयूष ग्रंथि का इसके ऊपर। आगे पढ़ते हैं, सेकेंड वाला था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है दोस्तों, कि अंडोत्सर्ग में मदद करता है, मतलब ओव्यूलेशन में मदद करता है। जो मासिक धर्म के बाद में जो महिलाओं में अंडोत्सर्ग होता है दोस्तों, तो उसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो इसमें ओव्यूलेशन में, अंडोत्सर्ग में ओव्यूलेशन में मदद करता है दोस्तों ये हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा है, वो अंडाशय का विकास कर रहा था, ये यहाँ पे गर्भाशय का विकास करता है दोस्तों, ये गर्भाशय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो महिलाओं के लैंगिक विकास में मदद करता है, उसके श्रावण में मदद करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब बोला था ना कि लैंगिक विकास के लिए सहायक है या उत्तरदायी है ये हार्मोन। तो देख लीजिए दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या कर रहा है, जो वहां पे जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक तो इसका विकास कर रहा है, गर्भाशय का विकास कर रहा है, दूसरा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण कर रहा है, जो भी आपके लैंगिक विकास में सहायक है महिलाओं में। पुरुषों में क्या करता है ये दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है। ठीक है दोस्तों, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये भी पुरुषों में लैंगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्य था आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का। उसके दो पार्ट्स थे, जो क्या करते हैं, जनन ग्रंथियों के विकास में सहायक है दोस्तों। दोनों में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। महिलाओं में जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुरुषों में क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, महिलाओं में क्या करता है, अंडाशय का विकास और एस्ट्रोजन का श्रावण में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, कि महिलाओं में अंडोत्सर्ग में मदद करता है और गर्भाशय के विकास में मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन के श्रावण में मदद करता है। पुरुषों में क्या कार्य करता है दोस्तों, कि टेस्टोस्टेरोन के श्रावण में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्या है दोस्तों का, अगर ये एक्टिवेट नहीं होगी
इसका स्रावन नहीं होगी, सिक्रेशन नहीं होगा, तो जनन ग्रंथियां एक्टिवेट नहीं होगी, जिससे कि व्यक्ति पे लैंगिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, लैंगिक विकास नहीं हो पाएगा। लैंगिक हार्मोन कौन कौन सी जनन ग्रंथियों से निकलता है? तो पुरुषों में टेस्टिस बोलते हैं दोस्तों, महिलाओं में ओवरी। इनसे टेस्टिस और ओवरी से आपके हार्मोन्स निकलते हैं दोस्तों, जनन हार्मोन है जो। प्रोलैक्टिन का क्या कार्य है दोस्तों? प्रोलैक्टिन भी अग्रपिंड से स्रावित होता है। किसके अग्रपिंड से? पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से। ठीक है दोस्तों, तो मेलेनोट्रोपिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं दोस्तों। मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, इसका सबसे बड़ा कार्य है कि ये महिलाओं में जो दुग्ध ग्रंथियां दोस्तों, उनके विकास में मदद करता है। दुग्ध ग्रंथियों का हमने चित्र में देखा था दोस्तों, वही है उसका, दुग्ध ग्रंथियों के विकास में और दुग्ध ग्रंथियों के स्रावण जो है ना, सिक्रेशन, मिल्क के सिक्रेशन में को भी प्रेरित करता है। तो एक तो विकास में, दूसरा सिक्रेशन को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन में महत्वपूर्ण अंतर ये है। ऑक्सीटोसिन भी दोस्तों सेम ही काम करता है कि ये भी दुग्ध का स्रावण करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके मिल्क के सिक्रेशन में भाग लेता है दोस्तों। लेकिन अब इनमें अंतर क्या है? तो प्रोलैक्टिन का प्राथमिक कार्य दुग्ध ग्रंथियों का विकास है। पहले विकास होगा तभी तो सिक्रेशन होगा ना दोस्तों। तो इसका जो प्राइमरी ड्यूटीज है इसकी प्रोलैक्टिन की, वो है आपकी दुग्ध के विकास की, जबकि सेकेंडरी क्या है कि सिक्रेशन। पहले विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास जरूरी है दोस्तों, तो विकास के लिए प्रोलैक्टिन जरूरी है। सेकेंडरी कार्य है इसका कि आपके मिल्क का जो सिक्रेशन हो रहा है वो इसका सेकेंडरी कार्य है। ऑक्सीटोसिन का प्राथमिक कार्य है जो इसका सेकेंडरी कार्य है। इसका प्राथमिक कार्य है मिल्क के सेक्रेशन का। ठीक है दोस्तों, और प्रोलैक्टिन का जो मेन कार्य है वो है कि बच्चों के जन्म में मदद करता है। जब हम ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे वहां पे और खुल के विस्तार से करेंगे चर्चा। ये बच्चों के जन्म में मदद भी करता है दोस्तों, और इसका प्राइमरी ड्यूटीज है इसकी कि ये मिल्क के सिक्रेशन में भाग लेता है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, क्या करता है कि हमने पढ़ा होगा मेलेनिन नामक पदार्थ से आपके रंग गोरा और काला होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है, मानव की त्वचा के लिए जो मेलेनिन नामक वर्णक है उसके प्रसारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। ठीक है, इससे आपका रंग जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा काला होगा, जिसमें कम है उसमें ये प्रसार इसका कम होगा दोस्तों। ठीक है, मेंढक को देखा होगा दोस्तों, या गिरगिट को, वो अपना रंग तुरंत बदल लेते हैं। तो उनमें है ना ये दोस्तों, ये चीज बोल सकते हैं कि सीधा सीधा जो मेलेनिन है उसके प्रसारण से उनका कलर का वो होता है, कलर चेंज करते हैं। लेकिन दोस्तों मनुष्य में ये अभी तक संदेह पर बना हुआ है, लेकिन बायो इसको मानती है कि हाँ, इसी के मेलेनिन के कारण ही त्वचा का रंग होता है दोस्तों। रंजकहीनता क्या होती है दोस्तों? कि ये एक अनुवांशिक रोग है, जो भी आपके मेलेनिन से ही रिलेटेड है, अनुवांशिक रोग है। ये क्या करती है दोस्तों? मेलेनिन नामक वर्णक के निर्माण ही नहीं होने देती है। ये अनुवांशिक रोग है जिसमें क्या है ना, मेलेनिन नामक जो वर्णक है दोस्तों, जो कलर है उसका निर्माण ही नहीं हो पाता, जिससे कि मनुष्य की त्वचा का रंग एकदम व्हाइट हो जाता है दोस्तों, त्वचा सफेद हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर अधिक मात्रा में इसका सिक्रेशन हो रहा है दोस्तों, ये प्रसारित अधिक मात्रा में हो रहा है, सिक्रेशन नहीं हो रहा है मतलब प्रसारित होती है दोस्तों। ये क्या करती है, MSH ये प्रसार करता है, जो मेलेनिन आपके शरीर में है उसको प्रसारित करता है और कलर प्रदान करता है आपकी स्किन को। ठीक है दोस्तों, अगर इसका प्रसारण ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, त्वचा का रंग गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इसकी अधिकता से क्या होगा दोस्तों, आपके तिल वगैरह बन जाते हैं दोस्तों। जो तिल देखे होंगे आपने शरीर पे, वो तिल वगैरह इसी के अधिक प्रसारण से, मेलेनिन के। और मेलेनिन को अधिक प्रसारित कौन कर रहा होगा फिर, MSH जो आपका हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके पश्च भाग को पढ़ते हैं दोस्तों। पश्च पिंड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? 6 हमने अग्र भाग से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है वो पढ़ लिए दोस्तों। 2 और हैं, ADH इसको वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है इसका पूरा, ADH का एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। पिट्रेसिन भी बोलते हैं इसको, पिट्रेसिन और पिटोसिन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो हमने पढ़ा था कि ये दुग्ध के स्रावण में भाग लेता है और बच्चों के जन्म में भी भाग लेता है, वो ऑक्सीटोसिन, इसको पिटोसिन भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसलिए नोट डाल के लिखा हुआ है यहाँ पे। पिट्रेसिन है वो ADH को बोलते हैं दोस्तों। पश्च पिंड से स्रावित होती है दोस्तों। ये क्या करता है ना, किडनी की क्रियात्मक इकाई जो नेफ्रॉन है दोस्तों, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कौन सी थी दोस्तों,
फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई एल्वेलाई थी दोस्तों। नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक इकाई कौन सी थी? तो वहां न्यूरॉन थी दोस्तों। तो ऐसे ही किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो ये नेफ्रॉन है। में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है दोस्तों। ये ना हो कि नेफ्रॉन ज्यादा जल का अवशोषण कर ले, कम कर ले, वो भी पढ़ेंगे। ज्यादा करने से, कम करने से क्या होता है, इसी में है दोस्तों सारा कुछ। तो नेफ्रॉन के जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है कौन सा दोस्तों? एडीएच हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे काम कर रही है ये आपकी पीयूष ग्रंथि। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? डायबिटिक, इसकी कमी से डायबिटिक इंसिपिडेंस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। डायबिटीज जो बोलते हैं ना, डायबिटीज दो टाइप्स की होती है दोस्तों। डायबिटीज मेलिटस दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडेंस। डायबिटीज इंसिपिडेंस होता क्या दोस्तों इसमें कि इस स्थिति में पोलीयूरिया भी कहते हैं इस स्थिति को। इसमें अधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें अधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है दोस्तों। और बार बार व्यक्ति को यूरिन करने की इच्छा होती है, बार बार व्यक्ति के मन में आती है कि यूरिन करके आए। तो ये वही स्थिति है दोस्तों। डायबिटीज जो होता है, डायबिटिक इंसिपिडेंस। ठीक है दोस्तों, इसको पोलीयूरिया भी बोलते हैं। इसमें बार बार टॉयलेट करने की इच्छा होती है दोस्तों। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो हमने प्रोलैक्टिन बोल रहा हूँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको पिटोसिन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन ये पशुपिंड से ही स्रावित होता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है। और जानवरों में क्या होता है ना दोस्तों, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं और जिससे कि उसके दूध का, बोलते हैं ना दूध बढ़ गया है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों जानवरों में, जो कि आजकल बैन कर दिया गया है क्योंकि ये एक तरह से जानवरों के ऊपर अत्याचार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको जन्म देने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये महिलाओं के लेबर पेन को बढ़ा देती है दोस्तों। जो प्रसव पीड़ा होती है ना दोस्तों, प्रसव पीड़ा को बढ़ा देती है, लेबर पेन को बढ़ा देती है। और उससे क्या होता है दोस्तों, प्रसव पीड़ा बढ़ने से गर्भाशय की जो दीवारें हैं दोस्तों, आगे पढ़ेंगे गर्भाशय की सारा कुछ उसके बारे में, तो उसकी दीवारों को सिकुड़ता है दोस्तों। उस सिकुड़ने से महिलाओं को पीड़ा होती है और वही जो दीवारें उसकी सिकुड़ती है तो बच्चा आगे की तरफ पुश होता है दोस्तों और इससे प्रसव होता है दोस्तों। तो प्रसव में मदद करता है दोस्तों। अगर इसका सिक्रेशन ना हो तो दीवारों पे दबाव नहीं बनेगा, गर्भाशय में बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कितना महत्वपूर्ण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और कितनी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी पीयूष ग्रंथि। देख लीजिए, मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं दोस्तों इसको प्रेम का हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। प्रेम का हार्मोन क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि जब आप किसी को किस करते हो या किसी को हग करते हो दोस्तों, गले लगाते हो, तब ये हार्मोन का श्रावण होता है दोस्तों। तो आज ये यहाँ पे आपका पीयूष ग्रंथि खत्म होती है दोस्तों। कल से थायराइड ग्रंथि वगैरह पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा दोस्तों, रिपीट मार लीजिए इसको और इजीली आपको इजी वे में आप इसको 2-3 बार रिपीट मारिए, इजी वे में समझ में आ जाएगा दोस्तों। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर 7 को। थैंक यू दोस्तों।